नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डीसी थ्योरी जो है उसके बारे में मैं आपको आज के वीडियो से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डीसी थ्योरी के एमसीक्यू मैं इसमें करवाऊंगा। डेरिवेशन और कंसेप्ट क्लियर वीडियो बाद में आएंगे क्योंकि अभी सब्सक्राइबर की संख्या कम है। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे डेरिवेशन और कंसेप्ट क्लियर वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इस चैनल पे मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। अगर आप कंपटीशन जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित जिसमें पाठ्यक्रम रहता है उस कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको इस चैनल पे बड़ा ही अच्छा कंटेंट और ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर आप कमेंट करिएगा। शुरू करते हैं अपने डीसी थ्योरी आज से। तो सबसे पहला प्रश्न है, डीसी सर्किट में डीसी का पूरा रूप क्या है, मतलब डीसी की फुल फॉर्म क्या है। डीसी सर्किट में डीसी की फुल फॉर्म क्या है। आप सभी को पता होगा डीसी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट करंट। ये इसका सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीसी सर्किट में करंट की दिशा क्या होती है। देखो, डीसी सर्किट में डीसी करंट चलता है और डीसी करंट की दिशा हमेशा स्थिर रहती है। सही आंसर है इसका स्थिर। ठीक है, इस देखो करंट दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। जो डीसी है वो तो स्थिर चलती है सीधी, लेकिन जो एसी होती है वो आपकी वेव वेव की तरह चलती है इस तरह। ठीक है, ये डीसी की जो है वेव है और ये एसी की वेव है। इस तरह एसी जो है आपकी जो वेव की तरह चलती है। एसी की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। ठीक है, 0 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी होती है जो इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इकाई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, डीसी सर्किट में कौन सा घटक करंट को स्थिर करता है। डीसी सर्किट में कौन सा करंट को स्थिर, कौन सा घटक। 4 ऑप्शन है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। देखो, करंट को स्थिर करने के लिए हमेशा रेजिस्टेंस ही होता है डीसी सर्किट में। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीसी सर्किट का मुख्य स्रोत क्या है। देखो, डीसी सर्किट का मुख्य स्रोत यहाँ पे पूछा गया। मुख्य स्रोत का मतलब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स किससे है। ठीक है, सप्लाई सोर्स से है। तो बैटरी भी सप्लाई सोर्स है, जनरेटर भी सप्लाई सोर्स है, सोलर सेल भी, तीनों ही है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। देखो, आपका कोई भी अगर प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीसी सर्किट में सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाला भाग कौन सा है। डीसी सर्किट में सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाला, सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाला भाग तो रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है डीसी सर्किट में, रेजिस्टेंस का। 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी सर्किट का मुख्य भाग नहीं है। डीसी सर्किट का मुख्य भाग नहीं है। तो डीसी सर्किट का मुख्य भाग क्या नहीं है। देखो, स्विच सप्लाई चालू बंद करने के लिए होता है, प्रतिरोध डीसी सर्किट में होता है, डायोड डीसी सर्किट में होता है, रिले नहीं होता। तो ये है जो आपका इसका आंसर होगा। ये सभी तो गलत हैं क्योंकि ये चीजें तो होती हैं लेकिन रिले है जो वो नहीं होती। उसका सही आंसर क्या होगा, रिले। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। 7 नंबर प्रश्न, डीसी सर्किट में करंट को नियंत्रित करने के लिए। डीसी सर्किट में करंट को नियंत्रित करने के लिए, देखो ये प्रश्न दोबारा आ गया। करंट को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उत्तर है रेजिस्टेंस का। 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीसी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप किस पर निर्भर करता है। वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, किस पे निर्भर करता है डीसी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप। देखो, प्रतिरोध पे निर्भर करता है वोल्टेज ड्रॉप डीसी सर्किट में, करंट पे निर्भर करता है, सर्किट की लंबाई पे निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीसी सर्किट में इंडक्टेंस का क्या कार्य है। डीसी सर्किट में इंडक्टेंस का क्या कार्य है। डीसी सर्किट में इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या कार्य करता है। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी सर्किट में इंडक्टेंस क्या कार्य करता है, ये पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है ऊर्जा को संग्रह करना। तो इंडक्टेंस का कार्य क्या होता है, ऊर्जा को संग्रह करना इसका आंसर है। 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। डीसी सर्किट में कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है। कैपेसिटर का मुख्य कार्य, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैनल पे आपको जीरो से एडवांस तक की सारी तैयारी करवाई जाएगी। कैपेसिटर का डीसी सर्किट में ये कोई नहीं बताएगा आपको। अगर आप कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं तो जरूर उनसे पूछिएगा कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है। तो डीसी सर्किट में जो कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को स्थिर करना। ठीक है, वोल्टेज को स्थिर करना। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी सर्किट का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा डीसी सर्किट का प्रकार है। ठीक है,
कौन सा डीसी सर्किट का प्रकार है निम्नलिखित में से? तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। डीसी सर्किट का निम्नलिखित में कौन सा डीसी सर्किट का प्रकार है? कौन सा? देखो सीरीज भी डीसी सर्किट का प्रकार है, समांतर भी है, मिश्रित भी है, तीनों ही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। सीरीज सर्किट आपको पता है क्या होता है? इस तरह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये आपका सीरीज सर्किट होता है इस तरह, जिसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। समांतर सर्किट ये होता है, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे। ठीक है, इस तरह दो या दो से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे, वो कौन सा सर्किट हो गया? ये आपका समांतर सर्किट है। ठीक है, इस तरह। और इसी तरह मिश्रित सर्किट है, इन दोनों का मिक्स रूप। इस तरह ये प्रतिरोध हो गया, उसके बाद दो दो प्रतिरोध यहाँ समांतर में जुड़े होंगे। ये आपका मिश्रित सर्किट हो गया। ठीक है, सीरीज सर्किट में दो प्रतिरोध, दो या दो से अधिक प्रतिरोध, ये आपका समांतर सर्किट हो गया। ठीक है, तो कौन सा डीसी सर्किट का प्रकार है? ये तीनों ही डीसी सर्किट के प्रकार हैं। 12 नंबर प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। श्रेणी सर्किट में करंट कैसे प्रवाहित होती है? एक ही रास्ते से। ठीक है, अलग अलग रास्ते से नहीं होती, एक ही रास्ता होता है, मैंने अभी आपको बताया था। दोनों रास्ते से कोई नहीं, ये भी गलत है, इसका सही आंसर है एक ही रास्ते से। 13 नंबर प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। समांतर सर्किट में वोल्टेज कैसा रहता है? देखो समांतर सर्किट जो होता है वो इस प्रकार, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, ये समांतर सर्किट अपने बना रहे हैं। समांतर सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो एक समान रहती है। समांतर सर्किट में वोल्टेज होती है वो, ये हो गया आपका समांतर सर्किट। ठीक है, यहाँ पे अपने बैटरी लगा देते हैं, ये आपका समांतर सर्किट है। अब इस सिरे पे जो वोल्टेज होगी, इस सिरे पे जो वोल्टेज होगी, यहाँ जो वोल्टेज दी है उसके बराबर होगी तीनों जगह। अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट का कोई प्रतिरोध लगाया है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो भी 5 वोल्ट आएगी, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो भी 5 वोल्ट आएगी। तो वोल्टेज क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है, बदलती नहीं है। बदलती सीरीज सर्किट में है, कम होती है ये भी गलत है, अधिक होती है ये भी गलत है। जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होगी, उतनी ही यहाँ पे होगी। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो वोल्टेज है वो क्या रहती है? समान रहती है। यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिश्रित सर्किट में कौन सा प्रकार शामिल है? मिश्रित सर्किट में श्रेणी और समांतर दोनों होते हैं। ठीक है, श्रेणी और समांतर का मिक्स रूप होता है, वो होता है मिश्रित सर्किट। केवल श्रेणी ये गलत है, केवल समांतर ये गलत है, कोई नहीं ये गलत है। इस तरह का मैंने अभी आपको ऊपर बताया था मिश्रित सर्किट का रूप। ये मिश्रित सर्किट का रूप है, दो प्रतिरोध ये जुड़ गए इस तरह। ठीक है, और स्क्रीन से बाहर जा रहा है, इस तरह मिश्रित सर्किट का रूप हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के सर्किट में फ्यूज का उपयोग किया जाता है? देखो सर्किट कोई हो, चाहे श्रेणी हो, चाहे समांतर हो, चाहे मिश्रित हो, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, सभी के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तीनों के अंदर क्या किया जाता है? फ्यूज प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न। ओम का नियम किस पर आधारित है? देखो ओम का नियम है, ओम का जो त्रिभुज है, ओम के नियम के अनुसार जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज बनाते हैं अपने ओम के नियम के अनुसार, उस त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं, वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। तो ओम का नियम है, वोल्टेज पे भी निर्भर है, करंट पे भी निर्भर है और प्रतिरोध आर पे भी निर्भर है। वी आई आर तीनों पे निर्भर होता है ओम का नियम। यदि एक सर्किट में 2 एम्पियर करंट है, ये किसका मान है? आई का मान है। आई का मान कितना है? 2 एम्पियर। और 10 ओम प्रतिरोध है, ये किसका मान है? आर। ठीक है, यदि किसी सर्किट में आई कितने एम्पियर है? 2 एम्पियर। ठीक है, और प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है, तो वोल्टेज वी क्या होगा? तो अभी मैंने ऊपर बताया था वी, इस तरह वी निकालना है तो वी बराबर क्या होगा? आई इंटू आर, क्योंकि जो अपना सर्किट है वो, जो अपने त्रिभुज है ओम के नियम के अनुसार वो इस प्रकार है। ठीक है, इस त्रिभुज को याद कर लोगे तो ओम के नियम के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। वी, आई और आर। ठीक है, अब वोल्टेज पूछिए वी, तो आई इंटू आर। आई कितना है? 2, आर कितना है? 10। आंसर क्या आ जाएगा? 20 वोल्ट।
18 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक सर्किट में 12 वोल्ट का स्रोत है, 4 ओम का प्रतिरोध है, आई क्या होगा? तो यहाँ पे भी वही त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। त्रिभुज बना के वी ऊपर, आई आर नीचे, ठीक है। और निकालना क्या है अपने को? इसमें इसमें अपने को गैस करना है, करंट निकालना है, आई निकालना है, वी अपॉन आर। 12 में 4 का भाग देंगे, कितने एम्पियर हो जाएगा? 3 एम्पियर, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न था। इसी प्रकार यदि किसी सर्किट में आई का मान 3 एम्पियर है, वोल्टेज का मान 15 वोल्ट है, तो आर क्या होगा? आर बराबर वी अपॉन आई, 15 अपॉन 3, 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न, ओम का नियम किससे संबंधित है? देखो, वोल्टेज से भी संबंधित है, करंट से भी संबंधित है, प्रतिरोध से भी संबंधित है, ठीक है। तो ओम का नियम किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पूछा नहीं है, ये यही गलती होती है हमेशा। देखो, वोल्टेज से संबंधित तो है, करंट से संबंधित तो है, प्रतिरोध से संबंधित तो है, तापमान से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तापमान। संबंधित नहीं है पूछा है यहाँ पे। जल्दबाजी में उत्तर गलत हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ने से भी कई बार प्रश्न बिल्कुल देखो, प्रश्न हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, और ध्यानपूर्वक पढ़ने से प्रश्न कभी गलत नहीं होता। 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी तार में 24 वोल्ट का वोल्टेज है, वी का मान 24 वोल्ट, आई का मान 6 एम्पियर करंट ले रहा है, आर क्या होगा? वी अपॉन आई। 24 में 6 का भाग देंगे तो 4 ओम उत्तर आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर। यदि एक सर्किट में करंट को दुगना किया जाता है तो प्रतिरोध समान रहता है, तो वोल्टेज क्या होगी? ओम के नियमानुसार वी समानुपाती आई होता है, ठीक है। सर्किट में करंट को दुगना, वोल्टेज दुगनी हो जाएगी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सर्किट में 10 ओम का प्रतिरोध, 5 एम्पियर का करंट है, तो वोल्टेज क्या होगा? V बराबर आई इंटू आर। आई कितना है? 5 एम्पियर, आर कितना है? 10 ओम। तो V पूछ रहे हैं, आई इंटू आर यानी 50 वोल्ट, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन। यदि एक सर्किट में 60 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है? 60, और प्रतिरोध कितना है? 15 ओम का प्रतिरोध है, करंट कितना होगा? आई। आई बराबर V अपॉन आर। 60 में 15 का भाग देंगे, आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर क्या होगा? 4 एम्पियर। करंट पूछा है ना, आई पूछा है, आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन आर। 25 नंबर क्वेश्चन। यदि एक सर्किट में 0.5 एम्पियर का करंट, मतलब आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर, 20 वोल्टेज, वी का मान कितना दिया है? 20 वोल्ट, प्रतिरोध आर कितना होगा? आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई, ठीक है। वी कितना है अपने पास? वी है 20, आई का मान 5, बराबर कितना हो जाएगा? 40 ओम। कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया तो आप जरूर कमेंट करिएगा। 26 नंबर, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? देखो, लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध जो चालक होता है उसका क्षेत्रफल जितना अधिक मोटा होगा चालक, उतना प्रतिरोध कम होगा, जितनी अधिक लंबाई ज्यादा होगी उतना प्रतिरोध अधिक होगा। सामग्री बना किसका है? अगर तांबे का बना है तो प्रतिरोध कम होगा, और वही चालक उतना ही एल्यूमिनियम का बना है तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो उपरोक्त सभी पर। 27 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम, ठीक है। वोल्टेज वोल्ट का है, एम्पियर धारा का है, वाट शक्ति का है। 28 नंबर प्रश्न। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न। तापमान बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध कैसे बदलता है? तापमान बढ़ेगा तो धातु का प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। तापमान बढ़ने पर जो प्रतिरोध होता है बढ़ता है, कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। 30 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? सामग्री पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है, लंबाई पर भी निर्भर करती है, तीनों पर निर्भर करती है उपरोक्त सभी। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 31 नंबर प्रश्न। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर है ओम मीटर, ठीक है। ओम है वो प्रतिरोध का है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। वोल्टेज वोल्ट का है, एम्पियर धारा का है, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता किसका माप है? प्रतिरोध क्षमता का, चालकता का, धारा का, शक्ति का। तो सामग्री की प्रतिरोध क्षमता का जो माप है वो क्या है? प्रतिरोधकता। 33 नंबर प्रश्न। किसी सामग्री की प्रतिरोधकता, किस सामग्री की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? सबसे कम किसकी होती है? तो इसमें से किसकी कम होगी प्रतिरोधकता? चांदी की, तांबा की, एल्यूमिनियम की, लोहे की?
प्रतिरोधकता किसकी सबसे कम होगी? तांबे की। 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिरोधकता मान किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोधकता मान किस पे, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान किस पे निर्भर करता है? तो अब इनमें से किस पे निर्भर करेगा? तो इनमें से तापमान पर, दबाव पर नहीं आएगा, वोल्टेज पर नहीं आएगा, करंट पर नहीं आएगा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन। प्रतिरोधकता का मान किस प्रकार की सामग्री के लिए सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किसके लिए होता है? तो उत्तर है इंसुलेटर के लिए। देखो अचालक की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी ना। 36 नंबर क्वेश्चन। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्यूज का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना, ओवरलोड से सुरक्षा करना। 37 नंबर क्वेश्चन। ओम का नियम क्या दर्शाता है? वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के VIR। ओम का नियम का जो त्रिभुज है वो हमेशा VI और R, मतलब वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों के बीच में संबंध बताता है। तो इसका सही आंसर है वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध ओम का नियम दर्शाता है। 38 नंबर प्रश्न। प्रतिरोधकता का मान किस सामग्री के लिए उच्च होता है? किसके लिए उच्च होता है? प्रतिरोधकता का मान किसके लिए उच्च होता है? तो अचालक इंसुलेटर के लिए। प्रश्न दोबारा ऊपर देखो चेंज होके आ गया, वहां इंसुलेटर लिखा था, अब इसको दोनों लैंग्वेज में लिखा। इस तरह हो जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर। 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्रेणी सर्किट का प्रतिरोध समांतर सर्किट की तुलना में कैसा होता है? देखो ये दो प्रतिरोध है, मान लो ये, ठीक है, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं श्रेणी सर्किट के अंदर। ये एक प्रतिरोध है और ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, ये श्रेणी सर्किट में जुड़े हुए हैं। इसका मान 5 ओम है, ठीक है, 5 ओम है, इसका मान भी 5 ओम है। तो इन दोनों का कुल मान कितना होगा श्रेणी सर्किट में जुड़े हैं? तो इसका होगा 10। और यही प्रतिरोध इस प्रकार समांतर में जुड़े होंगे। ठीक है, इस प्रकार समांतर में जुड़े होंगे तो इनका मान क्या होगा? 2.5 ओम। ठीक है, तो श्रेणी सर्किट में जो प्रतिरोध होते हैं समांतर सर्किट की तुलना में उनका मान क्या होता है? अधिक होता है। 40 नंबर प्रश्न। किस सर्किट में करंट विभाजित होता है? किस सर्किट में करंट विभाजित होता है? समांतर सर्किट में। देखो जो समांतर सर्किट होता है ना, श्रेणी में तो जो करंट का मान होता है इस तरह समान चलता है। समांतर में क्या होता है? इसमें चलने वाला करंट और इस शाखा में चलने वाला करंट प्रतिरोध के अनुसार अलग अलग हो जाएगा। अगर ये 15 ओम का है और ये 5 ओम का है तो इसमें करंट और इसमें करंट दोनों में अलग अलग चलेगा। ठीक है, तो समांतर सर्किट में जो करंट क्या होता है वो विभाजित होता है, अलग अलग होता है। 41 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रेणी सर्किट में वोल्टेज का विभाजन किस प्रकार होता है? अनुपात के अनुसार विभाजित होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जो वोल्टेज होती है, जैसे मान लो ये जो प्रतिरोध है 5 ओम का था और ये 15 ओम का है, ठीक है, तो इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो अलग होगी, ठीक है, इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो अलग होगी, दोनों में अलग अलग होगी। जो आपका वोल्टेज विभाजन क्या होता है श्रेणी सर्किट में? अलग अलग होता है, अनुपात के आधार पर विभाजित होता है। समांतर सर्किट का प्रतिरोध कैसा होता है? तो समांतर सर्किट का प्रतिरोध जो होता है, जो उसमें लगा हुआ प्रतिरोध होता है ना, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है या तो उसके बराबर होगा या उससे भी कम होगा। ठीक है, सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम या उसके बराबर। 43 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि समांतर सर्किट में एक शाखा का प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो क्या होगा? तो कुल प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा तो नहीं, ठीक है, समान रहेगा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा नहीं, थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, यदि एक शाखा का प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? थोड़ा बढ़ेगा। 44 नंबर प्रश्न। श्रेणी सर्किट का करंट का मान क्या होगा? श्रेणी सर्किट में सभी तत्वों में समान चलेगी करंट। ठीक है, सभी जो प्रतिरोध होंगे उनमें प्रत्येक जो करंट का मान है जो श्रेणी सर्किट में आई का मान है वो बराबर होगा, आई बराबर I1 बराबर I2 बराबर होगा सभी में। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न। प्रतिरोध के नियम को लागू करते समय कौन सा नियम महत्वपूर्ण है? प्रतिरोध का नियम आ जाता है वहां ओम का नियम ही महत्वपूर्ण होता है, ओम का नियम। 40 नंबर प्रश्न। प्रतिरोधकता में वृद्धि क्या प्रभाव होता है? प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो करंट कम होगा, सीधा सा है प्रभाव। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न। प्रतिरोधकता और लंबाई के बीच में क्या संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, R समानुपाती L। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये दोनों समानुपाती हैं। ठीक है,
व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, कोई संबंध नहीं है, गलत है, कोई नहीं गलत। अगर किसी की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। 48 नंबर, किस सर्किट में वोल्टेज विभाजित नहीं होती? तो समांतर सर्किट में सभी सिरों पर वोल्टेज समान रहती है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए लोहे का, चांदी का, निकल का, कार्बन का। तो कार्बन के प्रतिरोध बनाए जाते हैं, आपको पता होगा, आंसर है कार्बन। 50 नंबर, किस सर्किट में करंट का मान बदलता है? तो आंसर है समांतर सर्किट में। अलग अलग शाखाओं में करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, समांतर सर्किट में जो IT कुल करंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है I1 प्लस I2। अलग अलग सर्किट में जो करंट चल रही है उसके जो टोटल योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 50% थे DC थ्योरी के। अभी इसका अगला पार्ट हो रहेगा। मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे ला रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप जरूर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पहली बार देख रहे हो तो। कोई आपका प्रश्न है तो जरूर कमेंट करना, मैं आपको प्रत्युत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। डेरिवेशन और कंसेप्ट क्लियर वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।